अयान, ये जो कंट्रीज़ है और सब कॉन्टिनेंट है, इनमें क्या फ़र्क है? आम लोग हम समझते हैं, थोड़ा सा मतलब है कि अभी तो वाज़े करें क्या है? कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में फ़र्क ये कि बेसिकली जो कंट्री होता है ना, जिसे हम मुल्क कहते हैं, कंट्री एक लैंड मास होता है जो कि पॉलिटिकली क्रिएटेड होता है। वो पॉलिटिकली एक कंट्री जो है वो कोई जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म नहीं होता। जो कंट्री है वो हमेशा पॉलिटिकली क्रिएटेड होता है हमेशा। ठीक है, जो अगर कोई रिबेलियन हो किसी और कंट्री में, अगर वो रिबेलियन सक्सेसफुल हो तो वो उस कंट्री से ब्रेक ऑफ करके एक न्यू कंट्री फॉर्म होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स जो है वो जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स की जो डेफिनेशन है वो है लार्ज लैंड मासेस सेपरेटेड टू ईच अदर बाय ओशंस। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स जो है वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं, जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब एक ओशन बॉडी की वजह से सेपरेटेड है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है, वो एक कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट हैं इस वर्ल्ड में? करंटली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अच्छा, ये मुझे सवाल थोड़ा उलझा देता है। आपने कहा करंटली 7 कॉन्टिनेंट है, तो इट मीन्स ज़्यादा है या कम है? और भी है आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है? 7 कॉन्टिनेंट्स ही 7 है ना। तो एक डेफिनेशन और भी आपने बताया ना कि जो अंटार्कटिका है, जैसे वो पानी पे है, ठीक है ना, और कुछ ज़मीन पे हिस्सा है, तो कैसे उसको हम अलग कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि हम अगर उसको डिफाइन करें कि 8 कॉन्टिनेंट है या 6 है? जी, पॉसिबिलिटी है। तो मेरा सवाल सही है ना? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है कि कॉन्टिनेंट्स ओशन से सेपरेटेड है जी, ये इसमें एक ह्यूज फ्लॉ है। और सबसे बड़ा फ्लॉ ये कि हम यूरोप और एशिया को डिफरेंट कॉन्टिनेंट समझते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप और एशिया के दरमियान कोई भी सी वाटर तो नहीं होता ना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि यूरोप का कल्चर एशिया से बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ये कल्चरल डिफरेंस करें तो इस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है सब एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, सब कॉन्टिनेंट्स हो गए ना, क्योंकि सबकी कल्चरल डिफरेंट है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है इसे ख़त्म करके यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट बना देते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया, ओके जी। उसके बाद हम अब अमेरिकाज पे आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट समझते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो पनामा कनाल से कनेक्टेड है, और एटलीस्ट दे यूज्ड टू बी। लेकिन 1920s में एक न्यू प्रेसिडेंट आया था अमेरिका में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उसने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए उस कैनाल को कट कर दिया था। लेकिन फिर भी जो कैनाल है वो अभी सिर्फ 13 मीटर्स डीप है। तो अगर आप डिसरिगार्ड करें कि पनामा कैनाल अभी तक से कनेक्टेड है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी एक ही कॉन्टिनेंट है, अमेरिका। और अगर आपको पनामा कैनाल डिसरिगार्ड करना है, आपको स्विस कैनाल भी डिसरिगार्ड करना है, जो कि अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। तो अगर स्विस कैनाल में भी तो कोई वाटर नहीं है, तो इस तरीके से अफ्रीका भी यूरेशिया का पार्ट हुआ, तो हमारे पास एफ्रो यूरेशिया आ गया। उसके बाद फिर अंटार्कटिका पे चले जाते हैं। अब अंटार्कटिका जो है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में जो मेजॉरिटी चीज़ है ना वो आइस शीट है, जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करी। अगर हम इस आइस शीट को रिमूव करेंगे तो अंदर से जो असली लैंड मास है ना अंटार्कटिका का, वो ज़्यादा स्मॉलर है जितना हम समझते थे। तो अगर आप फिर भी अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट ही कहना चाहते हैं, आप अंटार्कटिका को डिमोट नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से फिर ग्रीनलैंड भी एक कॉन्टिनेंट हुआ, मेडागास्कर भी कॉन्टिनेंट हुआ, जापान भी कॉन्टिनेंट हुआ, हवाई भी कॉन्टिनेंट हुआ। ये सब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात आपने बता दी कि भाई बढ़ सकते हैं। अब बहरहाल हमारे साइंसदान, हमारे जो ज्योग्राफी के माहिर हैं वो इस पर जरूर सोचेंगे कि भाई बच्चे आजकल के ये सोच रहे हैं, आपने तो हमें 7 बताए थे, ये तो पता नहीं क्या क्या है। वाकई सही ख्याल आया।